हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर सेकंड है, यानी कि लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा। हमने लास्ट लेक्चर में एटम्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। क्या किया था हमने? हिस्ट्री ऑफ एटम हमने जाना था, क्या होता है, किस तरह से एटम का व्यू था बाकी एंशिएंट एरा में, ठीक है ना। फिर अब आपको हमने और क्या पढ़ा था? डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, है ना। उसके पॉस्टुलेट्स हमने डिस्कस किया था। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो डाल्टन ने दिया था वो कुछ इस तरह का था, यानी कि सिंपल सा एक एटम था, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था जे थॉम्सन के प्लम पुडिंग मॉडल, यानी कि ये जो प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉम्सन ने दिया था, या फिर इसको आप वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था। तो इसमें इनके जो क्या पॉस्टुलेट्स थे, इनका ये कहना था जे थॉम्सन का इस मॉडल को लेके कि जो एटम है वो न्यूट्रल इन नेचर है। एटम इज न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। न्यूट्रल इसलिए बोला कि जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है, मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, और इस तरह से वो दोनों मतलब दोनों जो चार्जेस हैं वो मिल करके वो न्यूट्रल बना लेते हैं अपने आप को, ठीक है। उनका ये कहना था। फिर नेक्स्ट उनका एक और कहना था कि ये जो एटम है, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड particles having electrons embedded in it। क्या मतलब है कि ये जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इम्बेडेड है, यानी इस तरह से ऐसे पड़े हुए उसके अंदर ऐसे इम्बेडेड है, ठीक है। ये थॉम्सन का कहना था। अब देखिए अब क्या हुआ, 1911 में रुदरफोर्ड ने क्या किया। रुदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में क्या था, देखिए उन्होंने ये एक लेड कंटेनर लिया था, ठीक है। लेड कंटेनर जिसके अंदर ना छोटा सा उन्होंने होल कर दिया था, और उससे पहले उन्होंने क्या रखा था, अल्फा पार्टिकल्स रखे। ये एक तरह से आप इसको पूरे को कह सकते हैं सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्यों लिया गया यहाँ पे? देखिए अल्फा पार्टिकल इसलिए लिया गया, इसके पीछे ये रीज़न है कि इस टाइम तक एटम का मतलब कि एटम को डिवाइड हम कर सकते थे, है ना, डिविजिबल हो गया था। यहाँ पे एटम हमारा, यहाँ तक कि अब इनको पता चल गया था कि एटम जो है वो डिविजिबल है ना, डिविजिबल है, जिसकी वजह से पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो ये जो थॉम्सन मॉडल है वो यहाँ पे जो इन्होंने दिया अपना मॉडल, उसके अंदर जो चीज़ें थी उसके अकॉर्डिंग इनको पता था कि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। और भी एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया कि अब देखना है उनको कि अगर वो उसके अंदर क्या है, वो लाइट वेटेड है, ठीक है ना पूरा। तो उन्होंने क्या लिया था, ये पूरा यहाँ गोल्ड का फॉइल लिया। यहाँ पे गोल्ड फॉइल क्यों लिया? गोल्ड फॉइल भी इसलिए लिया क्योंकि गोल्ड के अंदर बहुत सारे एटम्स, अप्रॉक्स जो हैं वो 1000 एटम्स उसके अंदर होंगे। तो उनको ऐसा लेना था कि है ना बहुत सारे एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट हो, जिससे कि पता चलेगा कि मतलब अल्फा पार्टिकल उसमें स्कैटरिंग उनको देखना है कि आखिर क्या हो रहा है उसमें। वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। तो यहाँ ये लेड कंटेनर के अंदर अल्फा पार्टिकल इसलिए लिए क्योंकि वो हैवियर होता है, बहुत हैवियर। अगर मान लीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन जो एटम है उसके अंदर तो भाई कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, वो भी क्या है, बहुत कम मास है उसका, और पॉजिटिवली चार्ज उसके अंदर है, बस यही जान रहे थे। अब क्या है कि ये पूरा इन्होंने बोला था ऐसा कि पूरे में पॉजिटिव चार्ज है और बीच बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन है।
तो इनका ही मानना था कि जो हैवियर चीज़ होगी, अल्फा पार्टिकल जो है वो हैवियर होता है एनर्जी में भी, ठीक है। तो अब वो हैवियर होगा तो वो पूरी तरह से पास कर जाएगी उससे, ठीक है ना। उससे क्या होगा, वो उससे पास कर जाएगा इलेक्ट्रॉन, वो अल्फा पार्टिकल की जो रेज हैं वो गोल्ड फॉइल से पूरा पास कर जानी चाहिए, इसका मतलब तो ये है। तो उन्होंने यही करके देखा। तो यहाँ पे लेड कंटेनर, उसमें छोटा सा स्मॉल होल किया, स्मॉल होल, ठीक है, स्मॉल होल किया और इसमें ये अल्फा पार्टिकल्स लिए। और ये क्या है, ये फ्लोरेसेंट एक स्क्रीन है। ये क्यों है, ये एक डिटेक्टर का काम करेगी, ठीक है। देखिए वो रेज दिखाई तो नहीं देगी, विजिबल तो नहीं होगी, लेकिन ये इस तरह से स्क्रीन लगाया जाता है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जिसके अंदर ना आके जिस तरह से रेज पड़ेगी वहाँ पे क्या होगा कि विजिबल, वो विजिबल तो नहीं होगी लेकिन वहाँ पे ना चमक आ जाएगी इस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इसलिए इसको लगाया जाता है। ये और भी एक्सपेरिमेंट में ये लगाया गया था, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई नहीं दिया था, वहाँ पे हमें प्रोटॉन दिखाई नहीं दिया था, लेकिन हमने डिस्चार्ज ट्यूब के जिस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन जैसे मिला कैथोड से इधर जाते हुए, तो वो उधर भी फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया गया है ना। तो वो डिटेक्टर इसलिए लगाया जाता है कि ये स्क्रीन पे पता चल सके, चमक सी आ जाती है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया गया, इस तरह से चारों तरफ से पूरा चारों तरफ से लगाया गया। अब बीच में इतना जगह छोड़ दिया गया और फिर यहाँ लेड कंटेनर रख दिया जिसके अंदर अल्फा पार्टिकल है, जो कि आप कह सकते हैं सोर्स है अल्फा पार्टिकल का। छोटा सा होल कर दिया कि वहीं से पास कर जाए, है ना। तो वहाँ से जब इन्होंने अब क्या देखा कि जब यहाँ से रेज पास की, तो आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने ड्रॉ किया है डिफरेंट कलर से, अगर आपको विजिबल है सही से। तो मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी अभी कि क्या हुआ था, अलग से एक एग्जाम्पल भी, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ग्रीन कलर की कुछ रेज है जो पूरी तरह से पास कर जा रही है गोल्ड फॉइल से, ठीक है। देख रहे हैं ग्रीन कलर वाली जो रेज है, देखिए ये होल से ही जा रही है, लेकिन आप ये बड़ा दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ये पूरे में किया है, जबकि ये होल से ही सारे रेज जा रहे हैं और कहीं तो जगह नहीं था, होल किया गया था वहीं से जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ छोटा हो जाएगा, आपको विजिबल नहीं होगा सही से, तो इसलिए मैंने इसे बड़ा किया है। तो ये होल से ही सारी रेज जा रही हैं, जिसमें से कि मैंने 3 कलर से बनाया है। ग्रीन कलर जो है वो पूरा पास कर रहा है, वो मैंने क्या किया है कि ग्रीन कलर पूरा पास करा। कलर जो है डिज़ाइन के लिए नहीं है, कलर जो है वो यहाँ समझने के लिए है कि ये क्या है, अलग रेज है जो कि पूरा पास कर जा रही है, ठीक है। ज़्यादातर जो रेज थी वो पास कर गई गोल्ड फॉइल से पूरा, यानी कि इस पर पता चल गया, ठीक है। फिर कुछ फॉइल देखा गया, कुछ रेज जो है वो देखा गया क्या, ये ब्लू वाली क्या है कि इस तरह से ऐसे डाइवर्ज हो गई, इस तरह डिफ्लेक्ट कर गई, है ना। इस तरह से जाके वहाँ पे कहीं पे पड़ी होगी, कहीं किसी पार्ट पे जाके पड़ा होगा और वो डिफ्लेक्ट कर गया, ब्लू कलर वाला जो है, ठीक है, ब्लू कलर से जो है। फिर बचा रेड वाला, तो रेड वाली रेज एक रेज ऐसी क्या दिखी, 1 या 2 जो भी, वो जो है ऐसे गई और वो वापस बाउंस बैक हो गई, ठीक है, ये देखा गया। तो ये सारा उनका एक्सपेरिमेंट था और ये ऑब्जर्वेशन था। अब आप एक अलग एग्जाम्पल ले लीजिए, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए और एक एग्जाम्पल लीजिए, एक कॉटन का बॉल ले लीजिए, ठीक है। एक बॉल है, पूरा बॉल स्फीयर, उसके अंदर जो है आप कॉटन का बॉल, पूरा कॉटन का ही लीजिए वो, ठीक है। और बीच में आप इतना हेवियर सेंटर में आप इतना हेवियर चीज़ वहाँ पे लगा दीजिए, जिससे कि अगर कोई बुलेट भी आए ना, बुलेट कौन सी, गन वाली, ठीक है, तो वो अगर आती है वो भी उससे क्या होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा वो स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसी चीज़ उस बीच में लगाइए, ठीक है। तो क्या होगा, वो जो रेज है, वो जो बुलेट है, अब क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ मैं ही आपको बता देती हूँ। जैसे ये बॉल आपने लिया, ठीक है, ये पूरा कॉटन का है, तो वाइट है पूरा कॉटन का, बीच में आपने ऐसी चीज़ ली, बीच में सेंटर में, जो कि क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग और हेवियर है, किस चीज़ के, जो अभी हम पास करेंगे, यानी बुलेट, ठीक है, वो जा रही है, जो भी बुलेट है, तो भी उसको क्या करें, उसको कुछ ब्रेक ना कर पाए, ऐसी चीज़ लेनी है। तो हमने ले लिया,
कॉटन बॉल, ठीक है, सेंटर में हमने ये ले लिया। अब क्या होगा कि ये पूरे में तो कॉटन है, पूरा तो कॉटन है, ये क्या होगा, बुलेट जितनी सारी जाएगी वो पूरी क्या होगी, जाएगी इधर से, तो वो क्या पास कर जाएगी, पास कर जाएगी। क्यों, क्या है ये कॉटन, क्या कितना लाइट वेट का है ना, और बुलेट उसके साथ में बहुत ज़्यादा फास्ट है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हैवी है, तो वो जल्दी पास कर जाएगा ऐसे, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन जब बुलेट यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर आने से बीच में नहीं, जैसे कि यहाँ सेंटर के इधर आ जाए, अगर इस साइड पे आ जाए तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ऐसे कर जाएगा। फिर सेम अगर इधर से भी कोई बुलेट इस साइड आए, इस साइड पे टकराए, तो ऐसे चला जाएगा, जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब बीच में जो आएगा, बीच में जो आएगा वो सीधा बीच में जाएगा इस हैवी चीज़ के, तो वो क्या होगा, एकदम जाके वापस आ जाएगा ना, आएगा या नहीं। इमेजिन करिए इस चीज़ को कि आपने कॉटन का पूरा बॉल लिया था जिसके अंदर बीच में हैवियर सा छोटा सा एक सेंटर पे रख दिया था एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसी बॉल बनाई थी, और जिसके अंदर हमने बुलेट पास करना है। अब बुलेट्स पास करेंगी उसके अंदर तो कॉटन हर जगह चली जाएगी, हर जगह चली जाएगी, लेकिन जब बीच में आएगा, बीच में जब वो बुलेट आएगा कोई, ठीक है, बहुत सारी बुलेट्स पास करवा रहे हैं, तो जिसमें बीच में आएगा तो क्या होगा, बीच में भी किस साइड, एकदम नीचे अगर आ जाए तो, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के सेंटर वाले से, और ऊपर तो वो क्या होगा, उधर भाग जाएगा पूरा, ठीक है, टकरा करके उससे। फिर बीच में एकदम सेंटर में अगर जाएगा, एकदम सेंटर वाला क्या करेगा, इससे तो हैवी है वो, ठीक है, हैवी है तो हैवी है, इसके लिए वो वापस आ जाएगा, वो उससे टकरा करके वापस आ जाना चाहिए। तो सेम इस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में देखा गया, ठीक है, जो कि मैंने अलग अलग कलर से दिखाया है। ग्रीन कलर क्या हुआ, पूरा पास कर गई, यानी बुलेट हमारा कॉटन बॉल से पूरा पास कर गया। जब बीच में आया, बीच में यानी ब्लू वाला कलर आप देखिए, ब्लू कलर से यानी कि वो जब बीच में पड़ा होगा साइड से, तो वो डिफ्लेक्ट कर गया 2-3, ठीक है। फिर अब एक और रेड वाला क्या है, रेड वाला बीच में गया और वापस आ गया, सेम जैसे उधर बीच में टकराया, बुलेट वापस आ गया, सेम यही चीज़ एक्सपेरिमेंट में देखा गया, ठीक है। तो अच्छे से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्या हुआ था, तो ये देखा गया। तो अब यहाँ पे ये हुआ कि ये वाला जो मॉडल है ये फेल हुआ। यहाँ पर कैसे फेल हुआ कि अब तो भाई सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि इनका ये कहना था कि ये जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से पूरा है, कंसिस्ट करता है एटम, और उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अब ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल ऐसे देखा गया है, ठीक है। तो नेग्लिजिबल मास इसलिए इतना ज़्यादा नेग्लिजिबल है, अभी हम देखेंगे कितना है, वो फ्रैक्शन हम देखेंगे, लेकिन इतना नेग्लिजिबल मास होता है इलेक्ट्रॉन का, जो कि मैंने कॉटन का एग्जांपल इसलिए लिया, ठीक है ना। तो वहाँ पे नेग्लिजिबल मास है किसके, बुलेट के मास से, है ना। तो यहाँ पर भी सेम वही हुआ कि भाई अब पता इनको ये चला कि चारों तरफ तो यानी कि लाइट वेटेड है, ठीक है, यानी कि अब पूरे में एटम में अगर देखें तो पूरा तो वो इलेक्ट्रॉन से है, और इन्होंने बोला था ये पूरा पॉजिटिव से है, ठीक है। तो ये पूरा इनको पता चला कि नेगेटिव है, रदरफोर्ड को पूरे में अब पता चला कि नेगेटिव है, लेकिन बीच में कुछ इतना हैवियर है, ठीक है ना, बीच में कुछ इतना हैवियर चीज़ है जो कि इसके कंपैरिजन में, यानी जो चारों तरफ है, यानी कि ये कॉटन के कंपैरिजन में जो सेंटर है वो ज़्यादा हैवियर है, ठीक है, ज़्यादा मास में भी हैवियर है उनको, क्योंकि उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग पार्टिकल लिया था, अल्फा पार्टिकल, जो कि बहुत ज़्यादा ही हैवियर होता है। तो उससे अब उन्होंने कंपेयर किया, तो ये तो यहाँ पे लगेगा ही ना कि बहुत हैवियर सी मास जो है वो सेंटर में है। उनको ये ऑब्जर्व किया गया, किसने किया, रदरफोर्ड ने किया, और वो क्या नाम दिया गया उसको, न्यूक्लियस दिया गया, ठीक है। तो वो क्या था, न्यूक्लियस। तो इस तरह से न्यूक्लियस को, न्यूट्रॉन का अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, न्यूक्लियस को यहाँ पे डिस्कवर किया गया। अब देखिए, अब इसी के बाद बात करते हैं कि न्यूट्रॉन भी आया। अब क्या है, इसी के बाद थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि न्यूट्रॉन 1932 में जेम्स चैडविक ने किया। किसने किया, जेम्स चैडविक ने। जेम्स
चैडविक, ठीक है, 1932 में, बहुत बाद में हुआ था इसका, ठीक है ना, डिस्कवरी न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन जो कि क्या था, चार्ज नहीं था इस पर कोई, नो चार्ज। जिस तरह की इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव था, प्रोटॉन में पॉजिटिव था, लेकिन न्यूट्रॉन में क्या देखा गया कि कोई चार्ज नहीं था। तो अब इस तरह से ये पूरे एक्सपेरिमेंट्स ओवरऑल हमने देख लिया, सारा नहीं देखा है लेकिन ओवरऑल हमने बहुत चीज़ें देख ली हैं। अब इसी तरह से है ना हाइपोथेसिस है कुछ, किसके, रुदरफोर्ड के। तो रुदरफोर्ड ने क्या बोला कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एटम, ठीक है, ये जो मैंने अभी बताया कि सेंटर में कुछ है, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, और ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इन्होंने ये देखा, ठीक है ना, कि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, पूरा ये जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, कुछ ऑब्जेक्ट है एकदम सेंटर में और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जिसको कि उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, ठीक है। फिर बात आती है नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। अब इन्होंने ये कहा कि चारों तरफ कुछ नहीं है, एटम का जो मास प्रेजेंट है मेन, वो मेन तो बीच में ही प्रेजेंट है, ये उनका कहना था, ठीक है ना। उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, अब बॉल वाले में ही देख लीजिए, जो बॉल का सारा मास है वो कहाँ पे है, कहाँ रिसाइड कर रहा है, वो सेंटर में रिसाइड कर रहा है ना, तो सेंटर में रिसाइड कर रहा है, वो इनका ऑब्जर्वेशन था, सेम इसके लिए, ठीक है। फिर द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। अब उनका ये कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उनका कहना। अब द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। देखिए अब ये भी बोला गया, हेवियर तो बता दिया गया कि सेंटर में था, अब ये भी कहा गया कि ये जो न्यूक्लियस है वो इतना छोटा है साइज में, एटम से बहुत छोटा, एक तो एटम कितना छोटा और उससे भी छोटा जो है वो क्या है, न्यूक्लियस है। ये बोला गया कि एटम से कई ज़्यादा, मतलब कई ज़्यादा जो गुना है वो छोटा है, कौन, न्यूक्लियस है, एटम से बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस किसके थे, ये सारे पोस्टुलेट्स या हाइपोथेसिस किसका था, रुदरफोर्ड का ये कहना था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, न्यूट्रॉन का भी बता दिया है मैंने, न्यूट्रॉन किसने किया, जेम्स चैडविक ने, और जिसका कोई चार्ज नहीं है। तो इस तरह से अब क्या हुआ कि एटम को, हम एटम को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एटम को डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि वो डिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है, एटम एक डिविजिबल पार्टिकल है। अब ऐसा हो गया, अब हमने ये सारे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट देख लिए, सब कुछ देख लिया, तो अब हम उस टाइम का अगर कंपेयर करें हम, तो उस टाइम क्या था, इंडिविजिबल था, ठीक है। अब धीरे 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 सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तो अब हमें पता चला कि एटम जो है वो डिविजिबल है, और वो उसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, जो कि आपको पढ़ना भी है। एटम का हो गया डेफिनेशन, उसके बाद आपको 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ने हैं। तो देखिए 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, एटम क्या है, एक तो डिविजिबल हो गया, अब वो डिविजिबल हो चुका है पार्टिकल, और जिसके क्या है 3 फंडामेंटल यूनिट है या फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। वो कौन कौन से हो गया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखिए ये 3 पता चल गया हमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन अब जो मेन चीज़ है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है, वो किसने दिया था, बोर्ड्स ने दिया था, नील बोर्ड्स ने, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें पढ़ना है बोर्ड्स थ्योरी को बहुत डिटेल में, ठीक है, तो वो तो हमें पढ़ना ही है। लेकिन अब हमें इतना ही पता चल गया, 3 फंडामेंटल यूनिट हमें पता चल गई एटम की, या फिर आप इसको कह सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं इसको, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है, सब एटॉमिक,
सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसको आप कह सकते हैं इन तीनों को, ठीक है। तो ये तीनों का हो गया पूरा डिस्कवरी वगैरह, ठीक है। लेकिन हमने अभी तक के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मेन स्ट्रक्चर अभी नहीं देखा है, जो कि हम देखेंगे बोर्स थ्योरी में, ठीक है। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो इतना तो सब कुछ नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अब हम क्या करेंगे, अब तीनों को अलग अलग देख लेते हैं, उसके चार्ज, उसके लोकेशन, उसका जो मास है, वो सब हम तीनों एक साथ देख लेते हैं क्या क्या होता है ना। जो हमें पढ़ना है, फंडामेंटल यूनिट्स जो पढ़नी है एटम की, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। उसके बाद हमें सिलेबस में क्या दिया हुआ है कि हमें इनका जो है क्या पढ़ना है, चार्ज पढ़ना है, लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो मास है वो क्या होता है, ठीक है। और भी चीज़ें उससे रिलेटेड हम देखेंगे। तो आपको पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन में होता है कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज, कुछ नहीं होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है। कितना चार्ज होता है वो भी अभी हम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, -1 चार्ज, यानी कि वो नेगेटिवली चार्ज है, यानी -1 उसको कहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर कितना चार्ज है कैलकुलेट किया गया है, वो चीज़ हम लिखेंगे अभी। प्रोटॉन का क्या है, +1 होता है, और ये होता है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। और ये क्या है, 0, यानी कि नो चार्ज, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब एक चीज़ क्या है, कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो देखना है। उसके बाद हम उसका मास देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, (1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम), ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 तक भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव लिया जाता है, तो यहाँ पे आप नेगेटिव लगा सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के केस में। प्रोटॉन भी सेम ही चार्ज होता है, इसका भी, प्रोटॉन का भी सेम होता है, लेकिन पॉजिटिव में रहेगा। तो इसका भी सेम यही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सेम ही रहता है, दोनों का चार्ज सेम है। क्योंकि अब जो फंडामेंटल यूनिट्स आप बोर्स थ्योरी पढ़ेंगे हम, उसमें क्या है कि यही चीज़ कहा गया, पूरा जो लास्ट स्ट्रक्चर जो है हमारा वो कैसा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन है एक एटम के अंदर, वो क्या है, इक्वल होते हैं, ये कहा गया है। तो और चार्ज भी जो क्या है कि इसमें नेगेटिवली चार्ज है, तो ये क्या है,
नेगेटिव में आ जाएगा 1.6, जहाँ पे हमें नीड होगा जब हम करेंगे तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, और प्रोटॉन का भी सेम यही होता है, और न्यूट्रॉन का आपको पता है कि कोई चार्ज नहीं होता, 0 होता है। अब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं क्या है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। और प्रोटॉन का कितना होता है 1.67, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, 10⁻⁻27 kg, ठीक है। अब अगर हम इसका कंपेयर करें मास का, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना कम है मतलब प्रोटॉन के मास से, देखिए जब हमने देखा था न्यूक्लियस जो है वो कितना हेवियर है ना। हेवियर वो किस चीज़ का था, मास ऑफ प्रोटॉन था। किस तरह से कितना टाइम्स ज़्यादा बड़ा है वो हम देखेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is approximately 1/1836 of mass of प्रोटॉन होता है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1/1836 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। इसका जब हमने क्या किया, रिलेटिव मास अब निकाला जब, तो वो कितना है, अगर देखा गया है क्या, इलेक्ट्रॉन का जो इस तरह से मास देखा गया 0.0005 जो है, इतना सिर्फ इतना निकला है। तो इतना निकला है जो कि पूरा क्या है, विच इज नियरली इक्वल टू 0। तो हम इसलिए क्या करते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नेग्लिजिबल रखते हैं, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल एकदम रखते हैं। तो इतना हो गया है स्टूडेंट्स। अभी तीनों हमने ओवरऑल देख लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज। और लोकेशन हमने नहीं देखा है। लोकेशन क्या है, देखिए लोकेशन अगर आप देखिएगा कि एटम के अंदर कैसे प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, तो लोकेशन एकदम डिफाइन हो चुका है। ये क्या है, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। कहाँ, न्यूक्लियस में, जो कि सेंटर में होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर आपको जो है, स्ट्रक्चर मेन एटम का वही पूरा बना दिया है। ये शेल्स हैं, इसी में इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अराउंड अपने ऑर्बिट में घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बाहर है, आउटसाइड द किधर, आउटसाइड एकदम नहीं बोलेंगे, ठीक है ना,
न्यूक्लियस के अराउंड ही रहता है, वो रिवॉल्व करता रहता है इलेक्ट्रॉन। तो इनका लोकेशन भी कुछ इस तरह से है। तो इतना ही आज करते हैं इस लेक्चर में, और बाकी जो भी चीज़ें हैं अब डिटेल में हम एक एक करके देखेंगे। ये सारा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था पूरा एटम, ठीक है। तो एटम के बारे में हमने देख लिया कि हिस्ट्री क्या थी और फिर उससे क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए, किस तरह से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, ठीक है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, किसने किया, ठीक है, ये सब हमने देख लिया है। अब जो है, और ये भी थोड़ा बहुत ओवरऑल मैंने ऊपर से बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिवली चार्ज होता है, इतना पता चल गया है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है। तो चार्ज जो मेन इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है वो कितना होता है, वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और मास क्या होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। इसी तरह से हमने कंपेयर किया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब हमने, तो रिलेटिव हमारा जो एक नंबर निकला वो कितना 0.0005 इतना निकला, यानी कि वो नेग्लिजिबल है, बिल्कुल 0 के, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्या है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेग्लिजिबल कह सकते हैं, यहाँ पे कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन को। बाकी हम एकदम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह से करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में अच्छे से लिखेंगे सामने, यही सब चीज़ें रहेंगी, पॉइंट वाइज पूरा अच्छी तरह से नोट करेंगे। और फिर हम क्या पढ़ेंगे, बोर्स थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। बोर्स, नील बोर्स ने क्या अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया था, जो मेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ठीक है ना। तो वो भी चीज़ देखेंगे। और फिर रुदरफोर्ड ने क्या नहीं एक्सप्लेन किया और नील्स ने क्या एक्सप्लेन किया, वो चीज़ हम देखेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो लोकेशन वगैरह है वो रुदरफोर्ड ने नहीं डिक्लेयर किया था। रुदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी को नहीं बताया था। फिर जो भी चीज़ लिमिटेशंस उसके थे रुदरफोर्ड के, तो और उसके बाद जो नील्स बोर ने क्या किया, वो चीज़ हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।